प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बुक स्टडी में पिकासो पब्लिकेशन की बुक से अधिगम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक में आप जान ही रहे हैं कि बहुत विस्तार से और वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को समझाया गया है। फिर भी मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बुक स्टडी करते समय हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना रहता है। बुक को भी पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। साधारण तौर पर बच्चा क्या करता है, किसी भी पुस्तक को A to Z पढ़ने का प्रयास करता है, पर A to Z पढ़ने का आप प्रयास करेंगे तो आपको उससे तकलीफ होती है और इस तकलीफ से आपको बाहर निकालना मेरा उद्देश्य है। तो हम लोग फिर से रिकॉल कीजिए, कौन से चैप्टर पर आ गए हैं? अधिगम के चैप्टर पर आ गए हैं। अधिगम के पार्ट 1 के वीडियो के कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग अधिगम के अन्य सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। व्यवहारवादी सिद्धांतों में हम अगले सिद्धांत की तरफ आज बढ़ रहे हैं। तो आज का सिद्धांत थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इनके सिद्धांतों की अगली कड़ी है। जब हमने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने वहां पर पुनर्बलन के 2 प्रकार देखे थे। ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। ये पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट बार बार आगे यूज होगा। यदि किसी कार्य को करने पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है तो वो पुनर्बलन है। किसी कार्य को करने पर पुरस्कार का मिलना, वाहवाही मिलना, शाबाशी मिलना, ये सब सकारात्मक पुनर्बलन है। और किसी कार्य को करने से रोकने के लिए डांटना, भय इत्यादि क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का उद्देश्य अच्छे कार्य की ओर बालक को प्रेरित करना रहता है। तो 3 पहले याद रखें। पहले नंबर पे क्या था? 3 में से सबसे पहले पर क्या था? 3 में थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, फिर उसके बाद पावलोव का था क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर स्किनर का था क्रिया प्रत्युत अनुबंधन, और उसी लेक्चर में हमने पुनर्बलन सिद्धांत पढ़ा था क्लार्क हल का। किसका सिद्धांत था? क्लार्क हल का पुनर्बलन सिद्धांत, जिसमें एक फार्मूला आया था B = D × H, मतलब व्यक्ति का व्यवहार उसकी आवश्यकता और आदत का गुणनफल होता है। और हल ने चूहे को लेकर प्रयोग किया था। आज हम यहीं से बता रहे हैं क्या किया था हल ने चूहे को लेकर प्रयोग। हल ने 2 खंडों वाला पिंजरा बनाया, यानी एक पिंजरा लिया, उसके 2 सेक्शन कर दिए, चूहे को एक सेक्शन में रखा, एक खंड से दूसरे खंड में जाने के लिए छेद था। पहले खंड में करंट दिया गया तो चूहा करंट से बचने के लिए छटपटाया, बहुत हल्का करंट, झटका, तो चूहा इधर उधर भागने का प्रयास किया, फिर उसको छेद मिल गया और वो दूसरे खंड में चला गया। दूसरे खंड में करंट दिया गया तो वहां से भी वो बचने के लिए छटपटाया, फिर पहले खंड में आ गया। और इस तरीके से चूहे को कई बार प्रयोग किया गया, तो बार बार के अभ्यास से चूहा सीधे छेद ढूंढकर अगले खंड में जाने लगा। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया? अधिगम की सफलता आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित है। ये किसके प्रयोग का निष्कर्ष था? हल के प्रयोग का निष्कर्ष। यहां तक मैंने आपको दोहराने के लिए बताया। अब आज से समझिए, हमारा नया लेक्चर शुरू हो रहा है अधिगम में। अधिगम के अन्य सिद्धांतों को मैं आपको बताऊं उसके पहले पुनर्बलन के प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। इसे आप बीच में ही शामिल करके जरूर पढ़ें। वैसे मैंने बताया था कि सारे सिद्धांतों को पढ़ने के बाद आगे बढ़ना है, पर पुनर्बलन के प्रकार बेहद महत्वपूर्ण है, इन्हें हमें हर हाल में याद रखना है। पहला प्रकार है सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, मतलब हर बार पुरस्कार देना, प्रत्येक अनुक्रिया के बाद प्रोत्साहन देना। जैसे आप किसी कंपनी के चेयरमैन हैं, आप हर महीने बोनस बांट रहे हैं या हर कार्य के संपन्न होने पर आप बोनस दे रहे हैं, तो ये क्या है? सतत पुनर्बलन। दूसरा असतत पुनर्बलन, डिसकंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट,
कुछ अनुक्रियाओं पर प्रोत्साहन देना, कुछ पर नहीं। किसी महीने बोनस बांटा, किसी महीने नहीं बांटा, किसी कार्य से खुश होकर के 5,000 का इनाम दे दिया, किसी कार्य से खुश नहीं हुए। वैसे दोनों में ज्यादा प्रभावी असतत को मानते हैं। व्यक्ति के मन में बिल्कुल ये भाव बना रहता है कि कब मुझको पुरस्कार मिलने वाला है, कब मुझको प्रोत्साहन मिलने वाला है। तीसरा है आनुपातिक प्रोत्साहन। तो कार्य मतलब रेशियो रिइंफोर्समेंट, कार्य की मात्रा और अनुपात के अनुसार प्रोत्साहन। मतलब आप बिल्कुल फिक्स रखोगे, टारगेट फिक्स कर देते हैं कंपनी में कि जो आदमी ये टारगेट पूरा करेगा उसको हम इतना बोनस देंगे और जो टारगेट पूरा नहीं करेगा उसको हम बोनस नहीं देंगे। तो ये पुनर्बलन का तीसरा प्रकार आनुपातिक पुनर्बलन। चौथा प्रकार है अंतराल पुनर्बलन, इंटरवल रीइंफोर्समेंट। निश्चित समय के बाद प्रोत्साहन देना, मतलब आप लगातार नहीं दे रहे हैं और असतत भी नहीं दे रहे हैं। आपके कर्मचारियों को पता है कि एक बार दीपावली में बोनस मिलेगा तो अब दशहरे में मिलेगा, ऐसा। तो पर्व पर बोनस, कार्य अवधि पूरा होने पर पदोन्नति, तो ये सब अंतराल पुनर्बलन के प्रकार हैं। चारों प्रकार को कॉपी में लिख करके याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बनाते समय काम आएगा। पुनर्बलन के 4 प्रकार: सतत पुनर्बलन, असतत पुनर्बलन, आनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर अब हम आ रहे हैं। सीखने के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, उसमें गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत का बहुत ज्यादा महत्व है। तो गेस्टाल्टवाद को समझने से पहले आपको गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता, संपूर्णता अथवा पूर्णाकार। तो पहले गेस्टाल्ट का अर्थ दिमाग में बैठा लिए। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता, यानी किसी चीज को टुकड़े टुकड़े में ना करके समग्रता से देखना और सोचना। आगे मैं कुछ भी पढ़ाऊं इससे पहले इस सिद्धांत का सार आपको बता देना चाहता हूं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको याद आ रहा होगा, प्रयत्न और भूल, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। पर इसका उल्टा है, ये सूझ से समस्या समाधान होगी। और इसमें हम प्रयोग पर भी चर्चा करेंगे। किसके प्रयोग पर चर्चा करेंगे हम? प्रसिद्ध प्रयोग है कोहलर का। तो व्यक्ति अचानक से सूझता है उसको और उसके आधार पर वो समस्या का समाधान करता है। बार बार प्रयत्न और भूल ही काम आए ऐसा नहीं है। और सूझता कब है? जब वो किसी समस्या पर समग्रता से विचार कर लेता है और हम उस एक क्षण के मोमेंट को याद रख लेते हैं। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सिर पर सेब गिरा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आ गया। आर्किमिडीज बाथ टब में, पानी के टब में लेटा हुआ था, उसने तैरने का सिद्धांत दिया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाथ टब में लेटने से पहले कितने हजार बार आर्किमिडीज ने तैरने की चीजों पर प्रयोग किया था और उस समस्या को, तैरने के कॉन्सेप्ट को कितने प्रकार से वो समग्रता से सोच चुका था। तब आर्किमिडीज को सहसा तैरने का सिद्धांत आया और वैसे न्यूटन को सहसा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया, क्योंकि वो समग्रता से उस पर सोच चुके थे। और समग्रता से सोचने के बाद जब शांत मन से विचार कर रहे थे तो उन्हें कुछ बात सूझ गई। जिंदगी चलना उसी दिन शुरू करती है जब हम ठहरते हैं। तो अब देखिए, गेस्टाल्ट को आप समझ रहे होंगे। किसी भी समस्या के हर पहलू पर जब व्यक्ति सोच लेता है, इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा इसका हल हो सकता है, क्या ये हल संभव है, क्या ये नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूं, मैं इसका कैसा हल निकालूं। जब लगातार 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 चिंतन करता है, अचानक उसको क्या सूझ जाता है? समस्या का समाधान। अब इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो देखिए, गेस्टाल्टवाद का उदय 1913 में हुआ। गेस्टाल्ट संप्रदाय सबसे पहले क्रिश्चियन वान हेरनफेल्स ने दिया। ये लंबा नाम है, याद रखना। इनका नाम ज्यादातर नहीं आया है, ज्यादातर नाम कोहलर, कोफका वगैरह का आएगा, मैक्स वर्दीमीर का आएगा। लेकिन फिर भी गेस्टाल्ट संप्रत्यय, गेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? क्रिश्चियन वान हेरनफेल्स। क्रिश्चियन वान हेरनफेल्स। गेस्टाल्टवाद का उदय कब हुआ? 1913। अब गेस्टाल्टवाद की आधारशिला मूलतः किसने रखी? तो मैक्स वर्दीमर। पहला नाम गेस्टाल्टवाद की आधारशिला। गेस्टाल्टवाद का कॉन्सेप्ट देने वाले तो हेरनफेल्स हैं, लेकिन गेस्टाल्टवाद की आधारशिला, उसको एक विचार के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे मैक्स वर्दीमर। और
फिर गेस्टाल्टवाद के प्रमुख समर्थकों में कोहलर, कुर्टलेविन और कुर्ट कोफका का नाम आता है। तो 4 नाम रखिए, मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कुर्टलेविन, कुर्ट कोफका। कोहलर और कोफका तो बड़े ही फेमस हैं। मैक्स वर्दिमिर, कोहलर, कुर्टलेविन, कुर्ट कोफका, 4 नाम हुए। अब 4 नामों में से एक नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, वो नाम किसका है? कोहलर का। तो आज हम कोहलर को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर इधर उधर की बातों पर जाएंगे। कोहलर का सूझ व अंतःदृष्टि सिद्धांत, कोहलर्स इनसाइड लर्निंग थ्योरी। सूझ शब्द को, अंतःदृष्टि शब्द को सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? कोहलर थे। सूझ किसी वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और निश्चित ज्ञान है, और सूझ समस्या समाधान में बाधा नहीं है, वो तो समस्या का क्या है? अपने आप में एक समाधान है। तो सूझता है आपको, इसे कोहलर ने कुछ प्रयोगों के माध्यम से व्यक्त किया। 4 प्रकार के प्रयोग उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किए थे। सुल्तान को एक पिंजरे में बंद किया कोहलर ने, बाहर कुछ केले रखे और पिंजरे के अंदर एक छड़ी भी रखी थी। तो पिंजरे से हाथ बाहर निकालकर सुल्तान केले तक पहुंचने में असफल रहा। फिर वो पिंजरे के अंदर बैठा रहा कुछ प्रयास करके, फिर अचानक उसको सूझा तो उसने छड़ी को बाहर निकाला, मतलब छड़ी को पकड़ा और छड़ी के माध्यम से केलों को खींचा, तो ये सूझ हुई उसे। दूसरे प्रयोग में 2 छड़ रख दिए गए, 2 छड़ियां रख दी गई जो आपस में जुड़ सकती थी, तो केले दूर रख दिए गए। तो एक छड़ी से जब केला नहीं खींच पाया सुल्तान, तो सुल्तान ने क्या कर लिया? दोनों छड़ों को जोड़ करके छड़ की लंबाई बढ़ा ली और फिर उससे केले को खींच करके पा गया। तो दूसरी बार भी उसको समस्या समाधान सूझ गया। तीसरे प्रयोग में एक कमरे में बंद किया गया सुल्तान को और केलों को कमरे की छत से लटकाया गया और कमरे में एक बॉक्स रखा गया। सुल्तान अपने प्रयासों में सामान्य स्थिति में उछल कर कूद कर केलों को पाने में असफल रहा। फिर कुछ देर बाद उसे सूझा, उसने बॉक्स को रखा, बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने केले पा लिए। फिर केलों की ऊंचाई और बढ़ा दी गई और कमरे में 2 बॉक्स रखे गए। तो सुल्तान को यह सूझ गया कि एक बॉक्स के ऊपर उसने दूसरे बॉक्स को रखा, फिर उसके ऊपर खड़े होकर के उसने केले को खा लिया। तो ये प्रयोग था। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? अधिगम अंतःदृष्टि द्वारा होता है, न कि केवल प्रयत्न और भूल से। मतलब ये जो पुराना सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर मेथड, उसके अपोज में आ रहा है। यहां पर तो नया काम करना पड़ा ना सुल्तान को। उसने बार बार गलती करके अपने को सुधारा नहीं, उसने सूझ के माध्यम से, अंतःदृष्टि के माध्यम से समस्या समाधान पाया। तो अब इसमें विरोध क्या है? विरोध दोनों सिद्धांतों में नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी तो हैं। पर विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति हर प्रकार से सीखता है ना। बच्चे को प्रयत्न और भूल के माध्यम से भी सिखाना है और बच्चे को सूझ के लिए भी प्रेरित करना है। कुछ चीजें बच्चा प्रयत्न और भूल के माध्यम से सीखेगा, और जब हम उसे सूझ का अवसर प्रदान करेंगे, अर्थात हमारे शिक्षण में ऐसे तत्वों का समावेश करेंगे जो बालक को समस्या समाधान के लिए प्रेरित करेगा, तो वो और अच्छा काम करेगा। तो ये दोनों विधियां हम बालकों के शिक्षण में प्रयोग में ला सकते हैं। आप मेरे ख्याल से अब पूरा समझ गए होंगे कि गेस्टाल्टवादी क्या चाहते हैं, गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इसको प्रतिपादित करने का नाम किसका आता है? वर्दिमर का नाम आता है। सबसे फेमस प्रयोग 1913 से 18 के बीच चिंपांजी सुल्तान पर किसके द्वारा किया गया? कोहलर के द्वारा। और इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? अधिगम अंतःदृष्टि द्वारा होता है, न कि केवल प्रयत्न और भूल से। अंतःदृष्टि अधिगम की विशेषताएं ये जरूर आप याद रखें। अब संपूर्ण इकाई का बोध, यानी अधिगम तथ्य को टुकड़ों में नहीं, संपूर्ण इकाई के रूप में समझना जरूरी है। मतलब सुल्तान केला उसका भोजन, केले की ऊंचाई, एक बॉक्स, दूसरे बॉक्स को रखना, पूरे कमरे के बारे में सोचना, इतना जब एक साथ कर लिया तब वो समस्या समाधान तक पहुंचा। यानी अधिगम टुकड़ों में नहीं, जिस चीज को हमको समझना है उसको टुकड़ों में नहीं, समग्रता में समझना है। और गेस्टाल्ट का मतलब ही क्या हो रहा है? समग्रता, संपूर्णता। ज्ञान का स्थानांतरण
एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। एक डब्बे पे चढ़ के केला पाया जा सकता है तो दूसरा डब्बा भी उस पर रखकर चढ़ा जा सकता है। ज्ञान का स्थानांतरण होता है। आप एक बार जिस सिचुएशन से जूझ चुके रहते हैं, दूसरे बार उसी तरह की सिचुएशन आती है तो फिर आप समस्या समाधान कर लेते हैं। समाधान का अचानक सूझना, समस्या का हल अचानक सूझता है, हमें लंबे चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यीकरण की शक्ति, जनरलाइजेशन, आपने जो सूझ देखा है, जो नियम बनाया है, वो एक नियम जनरलाइज है, सब जगह लागू हो जाएगा। होता ही है विज्ञान में तो, और ये जनरलाइज है कि तैरने का नियम है तो एक वस्तु पर जो सिद्धांत लागू हुआ वो सब पर सिद्धांत लागू हुआ। आप एक छोटे से नाव को यदि तैराने का सिद्धांत समझ चुके हैं तो बड़े से बड़े जहाज को आप तैरा सकते हैं। तो ये सामान्यीकरण की शक्ति है। वस्तुओं का नया रूप, समस्या से जुड़ी वस्तुएं नए नए रूप में दिखाई देने लगती हैं। व्यवहार में परिवर्तन, अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और फिर नेक्स्ट है, ये 7वां बड़ा प्यारा है, समस्या का होना अनिवार्य। सूझ तभी आती है जब कोई समस्या सामने उपस्थित हो। यानी आपके जीवन में जब स्ट्रगल रहेगा, जब समस्या रहेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप एडवांस होंगे, तभी आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। तो आने वाली समस्याओं को, चुनौतियों को आपको वरदान के रूप में लेना है। ये आपके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। समस्या होगी तभी सूझ आएगी। उत्सुकता, एकाग्रता एवं प्रयास, सूझ की उपलब्धि के लिए व्यक्ति का ध्यान और उत्सुकता आवश्यक है। और अंतः संबंध की स्थापना, विभिन्न तत्वों के बीच व्यक्ति को अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना आना चाहिए, तभी समस्या समाधान होगा। यानी एक छड़ी को दूसरी छड़ी से जोड़ना, एक डब्बे के ऊपर दूसरे डब्बे को रखना, ये सब अंतः संबंध की स्थापना है। और ऐसी ही चीजों को आप अपने विद्यार्थियों के सामने रखेंगे तो आपके विद्यार्थी भी सीखेंगे। तो आज हमने गेस्टाल्टवादियों में से एक गेस्टाल्टवादी के बारे में पढ़ा जिनका नाम है कोहलर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।